सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका हम लोग प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हर एक जगह, काफ़ी जगह बुक में लिखा हुआ है ना, लेकिन हम लोग इसको एनालाइज करेंगे ताकि आप मेरे साथ साथ ये समझोगे कि इस प्रॉब्लम का आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे। आपको याद कुछ नहीं करना है, वो जो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे उसी को अपने वर्ड में लिखना है आपको। तो मैंने क्या किया है, जो एनसीईआरटी का ओल्ड बुक है 13.3 और न्यू बुक में ये चैप्टर 9.3 का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज का है ये, और इसमें 7 प्रॉब्लम्स है। तो ये 9.3 या 9.4, जैसे इसमें 7 प्रॉब्लम है उसमें भी 6 प्रॉब्लम्स है 13.4 में या 9.4 में। तो इससे जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, या 1 मार्क का क्वेश्चन 13.4 से, या 1 मार्क का इससे और 2 मार्क का उससे। जनरली यही इसका पैटर्न है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, मतलब ये क्या करना है आपको, अकाउंट द फॉलोइंग। अकाउंट द फॉलोइंग में क्या होता है कि ऑलरेडी आंसर तो दिया हुआ है, हमें उसको जस्टिफाई करना है कि उसका अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर लिखना है। जैसे दिया हुआ है pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमीन। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ नहीं होता है तो हम लोग को यहाँ ये क्या है, pKb, तो pKb इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग Kb। मतलब जिसका pKb हाई है वो बेस स्ट्रांग है, और जिसका pKb हाई है उसका Kb लो होगा। ये pKb लो है तो Kb हाई होगा, है ना, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो या तो आप ये कहो कि pKb लो है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, या ये आप ये कहो कि Kb यदि हाई है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों बात एक ही है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb। सो इफ Kb इज हाई देन pKb इज लो एंड बेस इज स्ट्रॉन्ग। इसी चीज को आपको जस्टिफाई करना है। तो एनिलीन, आपको पता है कि एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में ये NH2 अटैच है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर लिख लेंगे। जो स्ट्रक्चर है एनिलीन का, तो एनिलीन के स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग पे NH2 है। तो ये जो बेंजीन रिंग पे NH2 है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, ये NH2 है, और ये है हमारा मिथाइल अमीन। ये एलिफेटिक पार्ट है और ये हमारा एरोमेटिक पार्ट है, बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग है तो इसमें यदि हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएगा और इसमें मूवमेंट होगी चार्ज की। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज नहीं कर सकता है। और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज करे, है ना। यहां आप लिखोगे कि ड्यू टू बेंजीन रिंग हैविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर it cannot lose lone pair of electron, so it is a weak base, so their pKb value is high। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसमें कोई रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ये बताना है कि बेस कौन होता है। बेस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, इसीलिए ये वीक बेस है। और जो बेस वीक है तो pKb इसका हाई होगा और Kb लो होगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम है आपका कि इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर whereas aniline is not।
तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्युबिलिटी से हो और सॉल्वेंट यदि वाटर है और सॉल्यूट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरे केमिस्ट्री में ये जनरल प्रिंसिपल फॉलो होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यदि ये वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो वाटर में सॉल्युबल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। So if a compound forms hydrogen bond in water, that compound is soluble in water. ये नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल है, ये हर एक जगह अप्लाई होगा। इसमें क्या आपका ये है इथाइल अमीन, है ना। इथाइल अमीन क्या है? C2H5NH2 है। तो C2H5NH2 है, तो ये वाटर के साथ, देखो ये वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ऐसे, HOH, ये NH2 है। फिर इधर से भी ये NH2 जो है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सो एनिलीन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, intermolecular hydrogen bond, so it is soluble in water, whereas aniline due to benzene ring, इसमें ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग देखो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये 6 कार्बन का एक रिंग है, सो इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिवली, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिवली फॉर्म नहीं करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिथाइल अमीन इज वाटर इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड। तो इसमें मिथाइल अमीन क्या है? ये कहता है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है ये फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो देखो इसमें आपको ये पूछ रहा है कि यदि मिथाइल अमीन वाटर मीडियम में रिएक्ट कर रहा है फेरिक क्लोराइड के साथ, तो ये जो है प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्यों करता है? तो देखो सिंपल आप इसमें रिएक्शन दिखा दो। जैसे ये मिथाइल अमीन है CH3NH2, ये यदि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या, ये बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है देन वाटर, तो इस केस में क्या करेगा ये इसको जो है CH3NH3 प्लस OH माइनस बनाएगा, और अब जो है ये जो आपका FeCl3 है, FeCl3 ब्रेक हो जाता है किसमें? Fe3 प्लस एंड 3Cl माइनस में। ये जो Fe3 प्लस है ये OH के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा FeOH थ्राइस। ये दो यदि लेते हो आप इसमें, तो ये बना देगा क्या? FeOH थ्राइस बना दिया। ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये बन गया हमारा FeOH थ्राइस। तो ये ये 2 हो गया, 2 FeOH thrice. Then it's form the compound, and that compound can be written as Fe2O3. इसको हम लिख सकते हैं ऐसे Fe2O3.3H2O। ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन गया ये। तो देखो आपको लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बेसिक जो प्रॉब्लम है उसके प्रिंसिपल पे आना है। जैसे ये क्या है? मिथाइल अमीन है, तो मिथाइल अमीन क्या है? बेसिक है, बेस है ये, और मिथाइल अमीन वाटर से स्ट्रॉन्ग बेस है। वाटर तो एसिड और बेस दोनों है ना, इसीलिए ये न्यूट्रल है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है वाटर से, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? H प्लस के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और OH माइनस लिबरेट होगा। तो प्रॉब्लम में यही तो पूछ रहा है कि यदि वाटर मीडियम में ये रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ फेरिक ऑक्साइड कैसे बनाता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें फोर्थ प्रॉब्लम है, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स ए
सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो ये जब हमने रिएक्शन किया था एनिलीन का, आप जो है इसके पीछे वाला वीडियो जो है वो रिवाइज करोगे, इसको देखोगे, तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ डिस्कस किया है। फिर भी हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें अमीनो ग्रुप जो है एनिलीन में, क्या है, ये अमीनो ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा कि जो अमीनो ग्रुप है, सो अमीनो ग्रुप एनिलीन का है, ये है ना। तो ये जब इसका नाइट्रेशन करते हैं हम लोग, तो नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसी को कहते हैं हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो इसमें जितना भी ये एनिलीन प्रेजेंट है, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो एनिलीनियम आयन में चेंज होता है और एनिलीन भी प्रेजेंट रहता है। तो अब इसमें ये जो एनिलीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग में यदि सिंगल बॉन्ड है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ये एनिलीनियम आयन है ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब देखो इसका जब रिएक्शन होता है, जब ये नाइट्रेशन हो रहा है इसका इसके साथ, तो जब ये नाइट्रेशन होता है तो एनिलीनियम आयन के चलते जो है, एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो एनिलीनियम आयन क्या करेगा, जब इसका नाइट्रेशन होगा तो ये बनाएगा NH2 और ये मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनता है। और ये जो है, क्योंकि इसका फिर वाटर के साथ रिएक्शन भी तो हो रहा है ना H3O+ में, तो ये जो NH2 है जब ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनाता है और इसमें ये जो है पैरा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट NO2। आपको इसमें मिक्सचर का परसेंटेज याद नहीं रखना है, ऐसे ये जो है 47% बनता है और ये केवल 2% बनता है और ये 51% बनता है। तो ये काफ़ी लार्ज एक्सेस में बनता है मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए ये रिएक्शन हम लोग को याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एनिलीन डू नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो आपको पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में जब एल्काइलेशन होगा तो एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप, मैं बताता हूँ आपको कि जब एल्काइलेशन होता है तो एल्काइलेशन में क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है AlCl3 से और R+ बनता है एंड इट फॉर्म्स AlCl4-। यदि क्लोरीन है यहाँ तो इसको ये AlCl4- बनाता है। और जब एसाइलेशन होता है, ये जनरल रिएक्शन है RCOCl प्लस AlCl3, तो इसमें ये प्रोडक्ट बनता है RCO प्लस AlCl4-। लेकिन जब एनिलीन का रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि देखो ये बेस है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड क्या करेगा, पहले ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट कर गया तो फिर ये कैसा हो गया रिएक्शन, ये बन गया NH3+ और ये AlCl3 है ना, ये माइनस। तो जब ये रिएक्शन हो गया इस तरीके से, तो इसमें तो ये इसके साथ रिएक्ट किया ही नहीं। तो जब रिएक्ट नहीं किया तो एल्काइल ग्रुप बना ही नहीं। जब एल्काइल ग्रुप ही नहीं बना तो फिर ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या उसी तरह से ये एसाइलेशन नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, 6 नंबर प्रॉब्लम है, वो कहता है कि डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक अमीन। आपको पता है कि ये जब रिएक्शन होता है एनिलीन का और ये रिएक्शन NaNO2 और HX के साथ होता है, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, N2X बनता है।
तो अब इसमें आप देखो, ये जो इसमें ये बेंजीन रिंग है और ये N डबल बॉन्ड और ये X है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड इधर जाता है और ये इधर माइग्रेट होता है। तो ये जब माइग्रेट होगा तो यहां आपका बन गया क्या, इसमें ये हम लोग इस तरीके से इसको शो करेंगे कि ये जब यहां मूव किया तो ये प्लस चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया N और ये X है, ये मूव किया तो यहाँ माइनस हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ जो है फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं। उतना स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें एक्सप्लेन करना है। ये हम लोग दिखा दिए कि इसमें जो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें ये इसका जो स्टेबिलिटी होता है ये ज्यादा हो गया, इट इज मोर स्टेबल। जबकि ये चीज एल्काइल ग्रुप के केस में ऐसा नहीं होगा, N2X में, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, एनी एल्काइल ग्रुप, सो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए ये जो है उतना स्टेबल नहीं होगा, इट इज लेस स्टेबल। और डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल, ये इसका रीजन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो गैब्लियर थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। ये हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, गैब्लियर थैलामाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। तो इसमें प्राइमरी अमीन प्रेफर क्यों करते हैं हम लोग, तो आप इसको दिखा दोगे कि जी ये गैब्लियर थैलामाइड का मैंने आपको बताया था कि ये CONH है, इसका रिएक्शन पहले KOH के साथ करते हैं तो ये पोटासियम थैलिमाइड बनता है ना। ऐसे आप भी दिखा देना रिएक्शन लिख के NK, और इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं ना, ये R, तो ये हट गया। तो चूंकि यहाँ आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, यहाँ तो ये एल्काइल ग्रुप आ रहा है ना, और इसका जब रिएक्शन NaOH या KOH से करते हैं तो फिर इससे क्या होता है, RNS2 ही बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा। सेकेंडरी और टर्शियरी तो बन ही नहीं सकता इसमें, इसीलिए ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। तो आप इसको इसी तरह लिख देना, गैब्लियर थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन बिकॉज in this case alkyl halide gives the substituted alkyl product which on reaction with NaOH or KOH gives primary amine। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसका 13.4 या न्यू बुक में जो है 9.4 उसको सॉल्व करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये डिस्कस कर रहे हैं 13.4 या 9.4। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोग को अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू। तो जैसा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि PKB इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग KB, मतलब जिसका KB हाई है उसका PKB लो है, और जिसका PKB लो है उसका PKB हाई होगा, मतलब जिसका KB लो है वो PKB हाई होगा। तो जो एसिड स्ट्रांग होता है उसका KB हाई होता है और PKB लो होता है। तो जो बेस यहाँ PKB है, तो जो बेस वीक होगा उसका KB लो होगा और PKB हाई होगा। तो PKB, तो इसमें क्या करना है हम लोग को कि जो एसिड वीक है उसको पहले लिखेंगे। तो देखो इसमें सबसे वीक एसिड हो जाएगा ये, तो जो एसिड वीक है उसका PKB सबसे हाई होगा। उसके बाद वीक एसिड है हमारा, ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक होगा। उसके बाद
ये सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, तो ये फिर स्ट्रांग होगा और सबसे स्ट्रांगेस्ट ये होगा। तो जो स्ट्रांगेस्ट एसिड है या जो स्ट्रांगेस्ट बेस है उसका pKb लो होगा। तो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स पहले जो सबसे स्ट्रांग एसिड है उसको पहले लिखेंगे। तो स्ट्रांग एसिड कौन है हमारा? डी, फिर ये सी, फिर बी, फिर ए। ये क्या करना है हमें? ये पीकेबी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे वीक बेस है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि कई बार क्या करता है स्टूडेंट, प्रॉब्लम का आंसर ये नहीं लिख के ऐसे लिख देता है ए, फिर बोलेगा जी बी, फिर सी और फिर ये डी। तो आंसर ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, लेकिन ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। आंसर सही है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं सर इसमें गलती क्या है। क्वेश्चन में जो पूछा गया आपको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स आपको नहीं मिलेगा इसका। अब देखो सेकेंड नंबर जो है वो आपका इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, ये आपको पीकेबी के ऑर्डर में नहीं पूछा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है। मतलब जो बेस सबसे वीक है उसको पहले लिखना है। तो इसको हम लोग ए भी लिख देते हैं, इसको ए, उसके बाद बी, उसके बाद ये है सी और ये है डी, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है और ये लेंथ भी छोटा है इसका। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए, फिर बी, फिर ये ए बी, इसको हम लोग बोले हैं ऐसे ऑर्डर ऐसे लिखते हैं सी और डी, हमको अरेंज ही तो करना है। तो डी और सबसे स्ट्रांग हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर लिख लो। ए है एनिलीन, एनिलीन होता है बेंजीन रिंग पे NH2, पारा टोल्यूडीन मतलब ये NH2 है और पारा पोजीशन पे CH3 है, और बीच में ये मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया पारा टोल्यूडीन का। और पारा नाइट्रो एनिलीन होता है NH2 और ये पारा पोजीशन पे NO2 है। तो देखो अब ये माइनस आई इफेक्ट है और ये प्लस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट जो है ये अपने मतलब जो ग्रुप है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब कार्बन से दूर जाएगा, कार्बन से। तो इस केस में ये कार्बन से बेंजीन रिंग से दूर आ रहा है और ये बेंजीन रिंग की तरफ इसको पुश कर रहा है। तो सबसे जैसे इसको हम कह देते हैं ए बी एंड सी, तो ए बी सी में सबसे वीक होगा बी, देन ए एंड देन सबसे स्ट्रांग होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप इसमें ये स्ट्रक्चर दे रखा है बी नंबर में। तो बी नंबर में आपको क्या करना है, बी नंबर में देखो ये आपका एरोमेटिक अमीन है, ये भी एरोमेटिक है लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड है, और ये भी एरोमेटिक है, तीनों ही एरोमेटिक है। तो इसको जिसे हम लोग कह देते हैं ABC, तो ये सबसे वीक होगा। फिर इसमें
NHCS3 है, तो ये फिर B हो जाएगा और सबसे स्ट्रांग होगा आपका C, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है और ये यहाँ से दूर है NH2। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, इसलिए ये सबसे स्ट्रांग होगा। अब देखो इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ, हर एक प्रॉब्लम में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, तो आपको ये देखना है कि कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं है, इजीली वो डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है वो 2 साइड से या 3 साइड से जो है जब हिंडर्ड होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अवेलेबल डोनेट करने के लिए नहीं होगा, इट इज मोर सराउंडेड बाय अल्काइल ग्रुप, देन इट इज डिफिकल्ट टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही एक प्रिंसिपल को अप्लाई करके और फिर देखना है कि उस कंपाउंड का नेचर क्या है। अब नेक्स्ट है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें आपसे पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। पहले जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको पहले लिखेंगे, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी इसमें है इन गैस फेज, गैसियस फेज में क्या है। तो देखो गैसियस फेज में यदि है तो वाटर तो है नहीं, तो जब वाटर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसका सॉल्वेशन इफेक्ट होता है वो यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो जब कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जैसे आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली 3 चीज पे डिपेंड करता है, सॉल्वेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक फैक्टर। इस तीनों को मिलाकर बेस का स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और इसीलिए ये रेगुलर ऑर्डर फॉलो नहीं करता कि पहले सेकेंडरी फिर टर्शियरी फिर प्राइमरी, या पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। ये अल्काइल ग्रुप के लेंथ पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है और सॉल्वेशन इफेक्ट पे डिपेंड करता है, और स्टेरिक फैक्टर, इस 3 पे। तो यहाँ हम लोग को चूंकि उसका एप्लीकेशन है इसलिए हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो लेकिन जब गैसियस फेज में है तो गैसियस फेज में ये देखो आपको ये ध्यान रखना है कि इन गैसियस फेज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी अमोनिया देन एरोमेटिक, ये ऑर्डर होता है irrespective of the nature of alkyl group। तो यहाँ आपको पता है ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है और ये अमोनिया है। तो ये पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो पहले लिखना है आपको। ये हो गया C, B, A और D। आपको मैं ABCD इसलिए लिख रहा हूँ कि आप ये इसको देख लोगे कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ क्या देखेंगे हम लोग कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसमें कंपाउंड एक तो अल्कोहल है और एक अमीन है। तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पूरे केमिस्ट्री में 3 एलिमेंट बनाता है, FON फोन। फोन मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन पहले है, तो इथेनॉल का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो इथेनॉल का सबसे अधिक होगा, हाईएस्ट होगा। और ये दोनों अमीन है, तो इसमें एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से, इससे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन से अटैच है। तो सबसे वीक जो है वो हो जाएगा आपका क्या, CH3 ट्वाइस NH। तो CH3 ट्वाइस NH इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें इससे स्ट्रांग होगा, और ये ऑक्सीजन है इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसमें जैसे बॉइलिंग पॉइंट है या सॉल्युबिलिटी होगा, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। अब से लास्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि कौन इसमें ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है, तो ये बताना है हमें। तो ये अगेन इट कम्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ देखो ये भी C2H5NH2 है और ये बेंजीन रिंग के साथ NH2 है।
तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें जो है ये ग्रुप बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। और एरोमेटिक है ये, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम है। और फिर ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू एनिलीन स्ट्रांग होगा, और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो मोर और लेस इसमें जो टोटल प्रॉब्लम है उसमें बेसिक स्ट्रेंथ और सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, तो जहाँ भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हो या सॉल्युबिलिटी से, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रिंसिपल लगाना है। और सबसे पहले देखना है कि उसमें तीन में से कोई एक एलिमेंट है या नहीं है, FON फोन, क्योंकि यही तीन एलिमेंट FON फोन ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो अब जो है हम लोग को इस प्रॉब्लम में ABC फाइंड आउट करना है। ये देखो बिल्कुल सिंपल है। ऐसे भी मैंने जो कन्वर्जन में एक आपको चार्ट दिया था, मतलब उसमें जो साइनाइड से प्रोडक्ट बनाया था उसी पे इसमें ऑलमोस्ट 90% रिएक्शन उसी से कवर हो रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है ये प्लस माइनस में ब्रेक होता है, ये माइनस ये प्लस है। तो बिना रिएक्शन को याद किए हुए, इसमें रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो ए बन गया आपका क्या, CH3 CH2 Cl। उसके बाद दिखा इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस, चूंकि इसमें मेंशन कर दिया है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसलिए इसमें क्या बनेगा, ये अमाइड बनेगा CONH2। ये आपका ए है, और ये जो बन रहा है ये हमारा बी बन रहा है, अमाइड है। और ये NaOH+Br2 अमाइड के साथ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। एक कार्बन इससे कम हो गया, सिंपल। अब सेकंड में ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब CuCN से करोगे आप, तो N2Cl रिमूव हो जाता है, यहाँ CN आ जाता है। और ये हाइड्रोलिसिस है, मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज रहेगा तब अमाइड बनेगा, ये हाइड्रोलिसिस है। और एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो अमाइड बनता है ना, हीट भी कर दिया गया इसको, तो ये बन गया CONH2, ये अमाइड बन गया। बिल्कुल स्टेप वाइज आपको आराम से सॉल्व करना है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो अब जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। KCN है तो ये ब्रेक होगा प्लस और माइनस में, तो प्लस माइनस में ब्रेक हो रहा है, तो ये वाला पार्ट इसके माइनस के साथ कंबाइन होके CH3 CH2 CN बन गया। ये रिडक्शन है, तो CH3 CH2 CH2 NH2 बन गया। मतलब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। वो जो कन्वर्जन में जो मैंने बताया था साइनाइड मेथड से, तो साइनाइड मेथड वाला ही ऑलमोस्ट 90% सेम चीज रिएक्ट हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है। ये रिडक्शन है, तो साइनाइड के रिडक्शन से अमीन बनता है। और HNO2 आपको पता है कि प्राइमरी अमीन जो है ये प्राइमरी अल्कोहल देता है, CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा। इसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया था इसको कि HNO2 से रिएक्शन होगा तो HNO2 ऐसे ब्रेक होता है HNOH, ये अल्कोहल हो गया, इसमें नाइट्रोजन और वाटर जो है वो रिमूव होता है। चूंकि ये प्रोडक्ट पूछ रहा है तो इसमें आपको बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मेन प्रोडक्ट लिखना है। अब नेक्स्ट देखो, ये नाइट्रोबेंजीन है।
तो नाइट्रोबेंजीन का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं, ये क्या है, FeHCl क्या होता है, इससे रिडक्शन होता है। तो देखो बच्चे, जब आप इसका रिडक्शन करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये NH2 बन जाएगा, और NaNO2HCl जो है ये हमारा HNO2 है। मैंने इसको कई बार रिपीट किया है कि HNO2 हाईली अनस्टेबल एसिड है, इसलिए हम इसको लैब में स्टोर करके नहीं रखते, इसीलिए कई बार प्रॉब्लम में HNO2 लिखा रहेगा। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो ये डायरेक्ट HNO2 लिख दिया, और जहाँ HNO2 लिखा हुआ नहीं रहेगा वहाँ NaNO2 और HCl रहेगा। तो आपको पता है कि ये एनिलीन जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। रिएक्शन का रिपीटेशन ही तो हो रहा है हर एक जगह। एक जगह यदि आपने कॉन्सेप्ट ठीक से सीख लिया, जैसे हम लोग बार बार डिस्कस किए हैं, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है, तो वाटर के साथ जब होगा डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहाँ इसे क्या करेगा, OH बना लेगा, फिनॉल बनता है इससे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी डिस्कस किए थे, डाइजोनियम सॉल्ट में भी यूज किए थे। प्रॉब्लम जो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, प्रॉब्लम उसी से फॉर्म होगा, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कर रहे हैं। जब एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो आपको पता है हीट भी किया गया इसको। जब हीट किया गया तो इससे अमाइड बनेगा, CH3CONH2 बनेगा। और देखो यहाँ NaOH प्लस Br2 लिखा हुआ नहीं है, ये NaOBr लिखा हुआ है, मतलब वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन है। आपको पता है कोई भी रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। यहाँ हम लोग केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वही मेनली हम लोग को डिस्कस करना है 12th क्लास में। कुछ जो जनरल मैकेनिज्म है 3-4, जो 4 में से एक प्रॉब्लम जरूर आता है मैकेनिज्म में 3 मार्क्स का। एक तो एल्डिहाइड कीटोन में जो फिगर के साथ दिया हुआ है वो जनरल मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और 3 मैकेनिज्म आपका अल्कोहल चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल डिहाइड्रेशन, और तीसरा जो है रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। तो इसी में से एक प्रॉब्लम आता है। यहाँ आपको मैकेनिज्म तो पूछ नहीं रहा है, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। तो ये बन जाएगा CH3NH2, क्योंकि ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन है तो एक कार्बन कम हो जाएगा। और ये NaNO2HCl है, तो अगेन इट फॉर्म्स CH3OH, ये अल्कोहल बनाता है। और लास्ट रिएक्शन देख रहे हो आप, इसमें अभी इसके पहले वाला जो रिएक्शन हम लोग किए थे 4th नंबर रिएक्शन, तो वहाँ ये यहाँ तक पार्ट सेम है उसका। ये नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन से ये क्या होगा, NH2 बन जाएगा, और HNO2 से रिएक्शन करोगे आप तो इसका ये N2Cl बनेगा, या कोई भी X लिख सकते हो। और फिनॉल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये कहलाता है कपलिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शन। तो N2Cl को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये जो N2Cl है, N2Cl प्लस फिनॉल को आप आमने सामने ऐसे लिखोगे OH। तो यहाँ से H और यहाँ ये इसका हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देना है, और साथ में इसको कंबाइन करके लिख देना है। फिनॉल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो इसलिए फिनॉल ऑल, ये हम लोग डिस्कस किए थे कि फिनॉल ऑल मतलब ये OH ग्रुप रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑरेंज डाई, इट इज कॉल्ड ऑरेंज डाई। उसके बाद एक और लास्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने इसमें से जो है मेन जो प्रॉब्लम है, जिसमें 7-8 सब प्रॉब्लम्स था, छोटा छोटा प्रॉब्लम, उसको मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चूज किया है ताकि मैक्सिमम रिएक्शंस कवर हो, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करें हम लोग। तो अब हम लोग फिर इसका लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे इस चैप्टर का। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन जब करोगे आप क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक से, यही रिएक्शन कहलाता है कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है वो केवल प्राइमरी अमीन देता है, तो ये रिंग के साथ NC बन जाएगा, फिनाइल आइसोसानाइड, या इसी को कहते हैं हम लोग कार्बाइल अमीन। ये फाउल स्मेलिंग पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करते हैं हम लोग H3PO2 के साथ। तो डाइजोनियम सॉल्ट
का N2Cl रिमूव हो जाएगा और ये प्रोडक्ट एनिलीन बन जाता है इसमें डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एनिलीन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ जो है इसमें बाय प्रोडक्ट भी आप चाहो तो लिख सकते हो। इसमें N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl ये बाय प्रोडक्ट निकलता है। और ये एनिलीन का रिएक्शन करते हैं हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ। ये एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो ये हो जाएगा NH3 प्लस और ये SO3, या पहले आप इसको लिख सकते हो NH3 और ये SO3H, इसको कहते हैं सल्फानिलिक एसिड। और फिर ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से ट्रांसफर होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं NH3 प्लस एंड SO3 माइनस। ये रिएक्शन जो है ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन इथेनॉल के साथ है, तो ये क्या होगा, ये अगेन इट फॉर्म्स व्हाट, बेंजीन, और ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, CH3CHO प्लस N2 प्लस HCl रिमूव होगा। ये जो दोनों रिएक्शन है देखो, ये एक जो सेकंड नंबर में H3PO2 के साथ था और यहाँ इथेनॉल के साथ है, तो ये N2Cl को बेंजीन रिंग से रिमूव कर देता है, तो डायरेक्ट आप बेंजीन बना सकते हो। और ये ब्रोमिनेशन है, एनिलीन का रिएक्शन जब ये ब्रोमीन एक्वस है, मतलब ये ब्रोमीन वाटर है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। ये NH2 है, यहाँ Br246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या देखना है आपको कि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये वाला प्रॉब्लम जो है इसको हम लोग कहते हैं, इसमें ये एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो एनहाइड्राइड में क्या होगा, ये H जो है, जो एनिलीन का H है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो NHCOCH3, और इसका H जो है इसके साथ रिमूव हो गया ये CH3COH। और लास्ट रिएक्शन जो है इसका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, तो इसमें पहले ये N2BF4 बनता है हीट किया हुआ, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपको लिखना है, स्टेप वाइज तो पूछ नहीं रहा, तो ये NO2 बनेगा, है ना, N2 बन गया प्लस N2 प्लस HCl रिमूव होगा। तो उसके बाद हम लोग एक और छोटा सा प्रॉब्लम जो रोड मैप टाइप का है उसको कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करें। तो लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम आप डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये है एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विथ, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है एरोमेटिक कंपाउंड A, तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग होगा। तो आप रोड मैप यहाँ बनाओगे, ये A है और इसका हम लोग को फॉर्मूला पता नहीं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है तो रिंग तो होगा ही बेंजीन रिंग। आगे दिया हुआ हीटिंग विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये कंपाउंड B बना रहा है। तो ये है ऑन हीटिंग विथ, यहाँ लिखा हुआ है ये ऑन which on heating with Br2 एंड QH, मतलब B को जब हम लोग हीट करते हैं Br2 प्लस QH के साथ, तो ये प्रोडक्ट बना रहा है C, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब रिंग से ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है, C6 है और ये NH2 है, तो ये कंफर्म हो गया आपका। C जो है वो एनिलीन है, C क्या है, एनिलीन है। और ये अब देखो, अब आप इसको पीछे से चलो, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले रोड मैप कर लेंगे और एक जगह 100% श्योर आंसर होता है, वहीं से हम ऊपर या नीचे दिया हुआ तो उससे ऊपर जाते हैं। तो ये एनिलीन कंफर्म है, और एनिलीन कहाँ से बना है, तो एनिलीन बना है ब्रोमीन प्लस QH से, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन से, इसका मतलब ये 100% जो है वो अमाइड से बना है। तो B जो कंपाउंड है आपका ये है बेंजामाइड, मैं साथ साथ इसका आयुपेक नेम भी लिख रहा हूं आपको, कंपाउंड का नाम पूछ रहा है,
तो और ये कंपाउंड ए क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अमाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो इसका मतलब ए जो है ये 100% जो है ये बेंजोइक एसिड होगा, क्योंकि एसिड का रिएक्शन जब अमोनिया से किया जाता है और इसको हीट करते हैं तो अमाइड बनता है। तो बिल्कुल लॉजिकल प्रॉब्लम है, और कोई भी प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम जो है वो इसी टाइप से होता है। तो बिल्कुल सिंपल हमने क्या किया, हम लोग लिखेंगे कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स B on heating with Br2 and KOH forms C, and the formula of C is C6H7N, so the compound must be aniline because it is prepared from B with treatment with bromine and KOH, so it is Hoffman bromide degradation reduction. And since B is obtained from A on heating with ammonia, so the compound must be acid, so it must be benzoic acid. तो इस तरीके से हमने सारे प्रॉब्लम को, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को, हर एक टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस किया। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना और आगे कैरी फॉरवर्ड करना, हर एक बच्चे को शेयर करना। आप सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो हम सवेरे आपके पास वीडियो जाता है इसका, क्योंकि ये काफ़ी हाईली स्पेसिफिक कॉम्पैक्ट, मतलब जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में आपको डिलीवर करूँ, ताकि आपको मैक्सिमम कंसेप्ट और ट्रिक्स मिले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।